ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चलता है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक के जो आपने लास्ट कहा मैं उसका पहले जवाब दे दूं। उटाई ठाकुर बाहुल गाँव, मुकुंदीपुर ठाकुर बाहुल गाँव, रिवना ठाकुर बाहुल गाँव, बरईपुरवा ठाकुर बाहुल गाँव, हरिनाथपुर, जैतुपुर, रेवड़ी, वसायतपुर, चपरा, बनके गाँव, तरिया, पमोली, उधरना, मदार भारी, पिंगरियाएँ, परियाएँ, खेमापुर, चाचीपुर। कुछ घटनाएं घट रही थी, जैसे सुभाष सिंह का मर्डर था, शैलेंद्र सिंह का मर्डर था, तमाम ऐसी घटनाएं। महारुआ से अकबरपुर की सड़क, उसमें सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क। अभी तक तो सरकार चाहे तो एक दिन में कुछ भी संभव है। हेलीपैड एक बीते 3 दिन में बन सकता है हिड़ी पकड़िया में, और पूरा टेंट लगाया जा सकता है, लाखों करोड़ों का सामान वहां पे आ सकता है। क्या एक दिन में सड़क नहीं बन सकती है? आज हमारे साथ शख्स जो मौजूद हैं वो तब से बीजेपी का दामन थामे हैं जब बीजेपी की विनिंग सीटें बहुत कम होती थी। और आजकल ट्रेंड है कि एक पार्टी में अगर जगह नहीं मिली तो लोग पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन ऐसे में एक ही पार्टी के लिए कई सालों से आज उन्होंने काम किया है, उन्होंने और लगातार रह करके काम करते आ रहे हैं। स्वागत है आपका रमाशंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यूपी टॉक्स विद आलोक शो में। धन्यवाद। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जहां हमें फायदा ना मिले या फिर हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, हमें जैसे जहां फायदा मिले वहीं हम जुड़ना चाहते हैं। इसके पीछे मतलब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शुरुआती से लेकर आज तक राजनीति एक नेम फेम प्राप्त करने का प्लेटफार्म है। राजनीति के माध्यम से हम अपना नाम क्षेत्र, जिले में, प्रदेश में, देश में अपना स्थापित करते हैं, और ये भी एक सेवा का एक माध्यम है। राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आम जनता के मुकाबले कहीं ज्यादा, चाहे किसी अधिकारी के यहाँ जाइए, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते आपको सम्मान होता है। और उस पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते लोगों का काम होता है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, कहीं भी किसी क्षेत्र में, इसके नाते राजनीति में आया जाता था, और नेम फेम प्राप्त करने का सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म है। जैसे कि उपचुनाव है, कटेरी विधानसभा में है, 10 सीटों में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। इसी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे। सबसे पहले कि दावेदारी में आप भी हैं, तो कटेरी से टिकट अगर मिलता है तो क्या रणनीति होगी आपकी? क्या विकास का पथ देखेगी कटेरी की जनता? देखिए, जहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, किसी के बारे में हम व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अभी आपने इसके पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पुराना जिले की स्थापना के बाद हमारी धर्मपत्नी आप सबके नाते ही जिला पंचायत सदस्य दी गई थी, और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई है 11 जुलाई 1996 को। तब से लगातार हम अम्बेडकर नगर जिले की, और विशेषकर कटेरी विधानसभा का भी कोई ऐसा गाँव नहीं बचा जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं खुलवा दिया है। कोई ऐसा न्याय पंचायत, जो पहले जूनियर हाई स्कूल न्याय पंचायत स्तर खुलते थे, न्याय पंचायत स्तर खुलवा दिया था। सड़कों का उस समय जाल बिछा दिया था। VT ब्लॉक में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसका उच्चीकृत कराया गया था। ऐसे तमाम विकास के काम हम लोगों ने कराया था। विशेष करके शासन उस समय 4-5 साल बीजेपी का शासन रहा, कटेरी विकास के लिए स्पेशल हम लोग सड़क भी लाते थे। और जहां तक स्वयं की बात है चुनाव जीतने का, अगर भारतीय जनता पार्टी हमको प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, अभी आपने पूर्व में बता दिया, उसी कैटेगरी के हम एक ऐसे हैं जो कभी भी पार्टी नहीं बदले। बीच में भारतीय जनता पार्टी सन 2000 से लेकर 2012 तक कमजोर स्थिति में गुजरी थी। हमारे तमाम शुभचिंतक समर्थक हमारे पास आते थे, ऑफर भी कभी आया होगा, कई बार ऑफर आया कि आप पार्टी छोड़ के सपा में चले जाइए, बसपा में चले जाइए। मैंने उनको तुरंत जवाब देता था, मेरी अगर जान पहचान बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बनी है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भारतीय सिंह न होती तो अध्यक्ष जिला पंचायत न होती। हम बात कर रहे थे कि क्या बदलाव होगा, क्या विकास का जो मुद्दा होगा, मतलब क्या चेंजेस होंगे, तो बहुत सारी बात आपने बताई। अगला जो हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि अक्सर हम देखते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कि कटेहरी में इस बार जातीय समीकरण चलेगा या फिर मुद्दा विकास का होगा। और साथ में कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और उसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे ठाकुर और ब्राह्मण
ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चलता है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जहां तक के जो आपने लास्ट कहा, मैं उसका पहले जवाब दे दूं कि यहाँ कटेरी में कभी ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद नहीं रहा है। पॉलिटिकल लोग इशू भले बना दें, उसका हम आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 77 में यहाँ से जब से मेरे होश संभाला है, 77 में जनता पार्टी के कैंडिडेट रविन्द्रनाथ तिवारी यहाँ से विधायक बने थे। क्षत्रियों ने वोट दिया था, ब्राह्मणों ने दिया था, उसमें एंटी गवर्नमेंट भी चल रहे थे। उसके बाद जब तक कांग्रेस का जयराम शुक्ला भी जीते, उनको भी ठाकुर ब्राह्मण वोट दिया है। 91 में अनिल तिवारी को भी ठाकुर ब्राह्मण वोट दिया है। 89 में रविंद्र तिवारी को ठाकुर ब्राह्मण अच्छा, वोट दिया। 91 से याद आया कि 91 के बाद कटेरी पे बीजेपी जीती ही नहीं। हाँ, उसका बता रहा हूँ। 93 में सपा बसपा का महागठबंधन हो गया। हाँ। सपा बसपा का महागठबंधन हो गया। 85-15 का नारा इन लोगों ने दिया था, माननीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी, काशीराम ने मिलकर के दिए थे। उसके बाद गठबंधन टूटा 96 में। तो दुर्भाग्य रहा कि अनिल तिवारी जी 91 24,000 वोट से पाके जीते थे, लेकिन 96 में वो 48,000 वोट पाके हार गए। अच्छा, 48 उस समय थोड़ा सा जातिवाद की एकदम पराकाष्ठा हो गया था। इस नाते अनिल तिवारी जी हार गए और फिर बीच में बीजेपी काफी कमजोर थी। बीच लड़ाई सपा बसपा के बीच सिमट हो गया था। कभी जनता सपा से नाराज होती थी, कहते बसपा को हराओ, बसपा नाराज होती कि सपा को लाओ। ये 2012 तक चला है। अच्छा, 2012 तक क्षत्रिय और ब्राह्मण ये लोग भाजपा के साथ कम नहीं थे, सपा बसपा हराने जिताने में काम करते थे। लेकिन आप लोगों को याद होगा 2014 में 2014 के चुनाव से जब मोदी जी की बात आई, देश को मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, जनता को विश्वास था, है और रहेगा कि मोदी जब तक रहेंगे देश का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया में बढ़ेगा। मोदी जी के रहते दुनिया भारत विश्व गुरु कहलाया जाएगा। आजादी के 100 वर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक समृद्धि वाला देश भारत बन जाएगा। तब से कहीं कटेरी में अम्बेडकर नगर में जातिवाद नहीं, चूंकि आप तो कटेरी विधानसभा कराने वाले हैं। आजकल ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटिंग हो रहा है, ईवीएम मशीन के माध्यम से काउंटिंग हो रही है। और ईवीएम मशीन के माध्यम से आप जान कर सकते हैं कि शेरा जलालपुर में क्षत्रिय कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं। जितने भी क्षत्रिय बाहुल गांव सभा है, कहीं भी बीजेपी न 2014 में हारी है, न 2017 में हारी है। उन बूथों की बात कर रहा हूँ। और न 22 में हारी है, न 24 में हारी है। हाँ, कैंडिडेट भले हार गए। कैंडिडेट हमारे अवधेश दुबे भी 17 में हार गए, 22 में हार गए, रितेश पांडे भी हार गए। हारना जीतना एक अलग है, लेकिन जहां तक क्षत्रियवाद ब्राह्मणवाद की, कहीं दोनों जात एक साथ है, भाजपा के साथ है और भारत के साथ है। क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल आए थे, बहुत सा इस तरीके के भी सवाल है, तो मैं सोचा इसको सवाल नहीं, आप तो उसकी ईवीएम मशीन के माध्यम काउंटिंग होती है। खीड़ी पकड़िया ठाकुर बाहुल गांव, शेरा जलालपुर ठाकुर बाहुल गांव, केवटाई ठाकुर बाहुल गांव, मुकुंदीपुर ठाकुर बाहुल गांव, रिवना ठाकुर बाहुल गांव, बरेकपुरवा ठाकुर बाहुल गांव, हरिनाथपुर, जैतुपुर, रेवड़ी, वसायतपुर, चौपड़ा, बनके गांव, तरिया, पमोली, उधरना, मदार भारी, पिंगरियाएं, परियाएं, खेमापुर, चाचीपुर, मैंने कितना नाम गिना दूं। साथ करीब 60-70 क्षत्रिय बाहुल गांव हैं। इधर आपके हिंडी पकड़िया जहाँ आप बैठे हैं, फिर आप चलिए पाती, पतौना, कटरिया, नशेड़ी, उधर मीठेपुर, 70-80 गांव। कहीं किसी गांव में जितने बूथ हैं उस सारे बूथों में भाजपा जीती है, और क्षत्रियों के पूर्ण समर्थन से। आपने क्षत्रिय बाहुल और ये आपने बात किया, इससे लेकर के एक सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है मेरे पास कि जातीय समीकरण को देखते हुए क्या बीजेपी किसी क्षत्रिय को यहाँ पे कटेरी विधानसभा में टिकट देगी? क्योंकि पिछले 10 सालों में लोकसभा विधानसभा चुनाव में यहाँ एक भी क्षत्रिय को टिकट नहीं मिला है। क्या यहाँ के क्षत्रिय उस काबिल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आपने 2017 में राजेश सिंह को टिकट दिया था जलालपुर से। 2019 में फिर उपचुनाव में दिया था राजेश सिंह को, भाजपा ने दिया था। हाँ, ये जरूर था कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय को टिकट नहीं दिया था। कुछ स्थितियां परिस्थितियां रहती है, लेकिन अब की बार जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस जात के आधार पर प्रत्याशी पार्टी नहीं तय करेगी, जीत के आधार पर पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। लेकिन सुनने में आता है कि जातीय समीकरण बहुत चलता है यहाँ पे। नहीं, चलता था, अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुनाव की मॉनिटरिंग परम आदरणीय
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जात के आधार पर नहीं, जीत के आधार पे। और पार्टी ऐसा प्रत्याशी करेगी जिसको सर्व समाज का समर्थन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है उसके अतिरिक्त उसका प्लस वोट होगा, तो जात के आधार पर नहीं, जीत के आधार पे होगा। ठीक है, इस बार 400 पार का नारा था और 200 कुछ पे ही सिमट गई, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ भी हार गई बीजेपी, क्या ऐसा कुछ रहा होगा? देखिए, 400 पार का नारा हर पार्टी को होता है। जैसे हमारी जो अपोजिट पार्टी थी वो भी कह रहा था कि अब की बार एनडीए गठबंधन भारतवर्ष से समाप्त हो जाएगा। हमारा 405 का नारा था। आप तो जानते होंगे इस देश के चुनाव में कभी कभी र्यूमर ज्यादा प्रभावी हो जाता है और सही थोड़ा सा निष्प्रभावी हो जाता है। आपके संज्ञान में होगा कि दिल्ली में सुषमा स्वराज चीफ मिनिस्टर थी, उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली असेंबली का चुनाव हुआ। वो चुनाव भाजपा इसके नाते हार गई जब आफ्टर काउंटिंग समीक्षा होता था मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम कि आप क्यों प्याज महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई। उस सरकार से प्याज महंगी होने के नाते दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। जबकि आप सारे लोग जानते हैं रोटी महंगा हो, दाल महंगा हो, चावल महंगा हो तो बात तो कुछ समझ में आती है। प्याज तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, सात्विक प्रवृत्ति यूज नहीं करते। बिल्कुल। तो ये संविधान बदलने के नाम पे वो ले फटाफट तमाम लोभन प्रलोभन के माध्यम से जनता कुछ भ्रमित हो गई थी और आफ्टर काउंटिंग जो संविधान बदलने की धारणा अनुसूचित समाज के लोग समाप्त हो गई है। इसके नाते इसका तुलना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बात करें कटेहरी विधानसभा में पुराने चुनाव के बारे में, तो एक बार शायद आप भी चुनाव लड़े थे 2012 में, तो उस समय आपकी हार हुई थी। 2012 से लेके 2024 के बीच में क्या बदलाव हुआ है और आपको कैसे लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जीत सकते हैं? देखिए, 2012 के चुनाव में हम चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन दिल में जीता था। चाहे जहां आप तो यहाँ रहने चीज भी गांव में जाते थे, कहीं भी हमारे जो सपोर्टर जाते थे प्रचार करने, लोग यही कहते थे रमाशंकर भैया तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वोट इन्हीं देना चाहिए। उस समय जनता ने एक मन बना लिया था कि अब की बार बसपा को हराना है और विकल्प पहले ही मान लिया था सपा को, सपा ही हरा पाएगी। अच्छा, जब कोई भी इंसान हो, जब अपना कोई मन में बना लेता है कि हमको अब की बार एक करना है और उसको फिर रोकने के लिए कोई आता है तो थोड़ा सा बहुत कठिन हो, तो रुक भी नहीं पाता है। तो चूंकि यहाँ पहले ही हो गया था, कुछ घटनाएं घट रही थी, जैसे सुभाष सिंह का मर्डर था, शैलेंद्र सिंह का मर्डर था, तमाम ऐसी घटनाएं घटी। हालांकि उस मर्डर से हम इनके ऊपर हम नहीं लगाते, उनका कोई हाथ नहीं था, कोई कुछ मतलब नहीं था। एक र्यूमर हो गया कि फला व्यक्ति ने ही ऐसा कराया। एक तो हरिजन उत्पीड़न के नाम पे था कि भाई मायावती की सरकार में अनुसूचित जात का हरिजन उत्पीड़न का दुरुपयोग हो रहा है, क्राइम करप्शन से लेकर लोग उब चुके थे और चुनाव में विकल्प के रूप में उन्होंने सपा को चुना। और जबकि आप लोग जानते हैं शंकरलाल मांझी को सर्वजात ने स्वीकार किया और उस चुनाव में जनता हमारी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रही थी। लेकिन उस समय राजा भैया, आप तो जानते हैं इस देश की राजनीति इमोशनल होती है। आपके गांव में ही बिटवा भी राजा भैया आए थे चुनाव प्रचार में हमारे अगेमले सपा के समर्थन में। अच्छा। हाँ, वो आए, कहे कि आप लोग इमोशनल डायलॉग बोले कि आप लोग जानते हैं संपत्ति चली गई, सम्मान चला गया, जान बचा है, फिर मायावती अगर जीत गई तो मेरी जान भी चली जाएगी। तमाम ऐसे कुछ हुए हैं। तो वो चुनाव में सहानुभूति हमारे प्रति बहुत जबरदस्त थी, लेकिन एक विकल्प था कि अब की बार बसपा को हराना है। और कहीं वोट का बंटवारा हुआ तो लालजी वर्मा माने बसपा फिर जीत जाएगी। इसके नाते मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन उस चुनाव हारने के बाद 12 साल से कभी मैं परिवार के बारे में कोई काम नहीं किया हूँ, सिर्फ पब्लिक की सेवा और पार्टी की सेवा करता चला आ रहा हूँ। और कटेहरी विधानसभा के हर वर्ग का, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वर्मा हो, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे अनुसूचित जात के हो, यहाँ तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी से दूसरी निगाह से देखते हैं कि भाई मुसलमान के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो हमको कुछ न कुछ वोट माइनॉरिटी को मिल जाएगा, वो मेरे काम के नाते मिल जाएगा। कटेहरी विधानसभा की जनता की बहुत जबरदस्त सहानुभूति है कि रमाशंकर बेचारे भी एक बार असेंबली
पहुंच जाए। हर जाति धर्म, लालजी वर्मा अगर घबरा भी रहे, शायद आप सबके संज्ञान में होगा कि हो सकता है उनकी धर्मपत्नी लड़े या उनकी बेटी लड़े और बेटी लड़े, तो उनको सबसे ज्यादा घबराहट तो हमसे रमाशंकर सिंह के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो 30-40% कम से कम वर्मा समाज के लोग, 30-40% यादव समाज के लोग, 25 अनुसूचित समाज के लोग, और लोग कह रहे हैं इस चुनाव में मुख्यमंत्री बनने बिगड़ने का नहीं चुनाव है, ये चुनाव हमको अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना है। बिल्कुल अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना है, दल से हटके, जाति बिरादरी हट के दिल से एक अच्छे सेवक का चुनाव करना है। आप लोग जानते होंगे, अब मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक मेरे ऊपर कोई जातिवाद का आरोप नहीं लगा पाया है। राजनीतिक जीवन मेरे पास एक पैसे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है। लोग मेरे बारे में आप कहते सुने पाए होंगे कि हमारे बारे आधी रात को जाओगे तो रमाशंकर को पाओगे। आज तक मैं रात में सोता हूँ और नींद खुली तब भी मोबाइल उठा देता हूँ, किसी मिस कॉल तो नहीं आया है। फिर मैं कॉल बैक करता हूँ, हाँ भैया अस्पताल में हूँ, अस्पताल भी चला जाता हूँ, हाँ भैया कोतवाली में बंद हूँ, कोतवाली भी उसके मदद में चला जाता हूँ। इस नाते सारे लोगों का समर्थन है कि रमाशंकर भैया को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग उनको विधायक बनाने का काम करेंगे, और सिर्फ त्याग समर्पण के नाते। और कभी भी राजनीति मैंने जाति, मानव जाति मानता हूँ, बाकी राजनीति में और कोई जात नहीं मानता हूँ। काफ़ी कुछ बताया आपने जातिवाद और तमाम चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा एक सवाल और है कि अजय सिपाही यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि लोकसभा में हार का कारण क्या था। उन्होंने बताया कि यहाँ के कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी का झंडा बीजेपी का लगा के चलते हैं, अंदर से वो सपाई और बसपाई हैं। कितना हद तक सच है ये? अब देखिए, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई है, और ऐसा कोई होगा तो उनके संज्ञान में होगा। फिलहाल मेरे संज्ञान में ये नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं है। नंबर एक, रितेश पांडे जी 4,15,000 वोट पाए हैं। अच्छा, लोकसभा 4,13,15,000 वोट पाए। समथिंग। देखिए 2014 में जब हरिओम पांडे जी चुनाव जीते थे, राम मूर्ति वर्मा जी सपा के कैबिनेट मिनिस्टर थे और कैंडिडेट थे सपा के, लेकिन उसके बावजूद भी वर्मा समाज का मात्र 30% उनका वोट मिला होगा। 70% वोट वर्मा समाज ने हरिओम पांडे को दिया था। अच्छा, नंबर एक, तब वो चुनाव जीते। 70% वर्मा वोट होता है 70-80 हजार, नियर अबाउट आउट वो करीब 2 लाख है। 50% वोट रखिए तो 1 लाख हुआ, जबकि उनका वोट पड़ता 60%। 2019 में मुकुल बिहारी जी भी चुनाव लड़े, हार गए। वो सपा बसपा गठबंधन के नाते हारे हैं, और जबकि हरिओम पांडे जी जितना वोट पाके जीते थे उससे 20,000 वोट ज्यादा पाके हारे हैं। अच्छा, हाँ, अब की चुनाव में एक मुश्त हमारा जो वर्मा समाज वोट था नहीं मिला, 70-80 हजार वोट अभी आप लालजी वर्मा के वोट से माइनस कर दिए और रितेश पांडे के चुनाव में जोड़ दीजिए तो रितेश पांडे चुनाव जीतेंगे, लालजी वर्मा चुनाव हारेंगे। एक वर्ग विशेष का वोट हमसे, एक बैर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हमसे कट गया, और उस वर्ग का वोट लगभग आप जहां बैठे हो, चाहे सुल्तानपुर पार्लियामेंट रहा, चाहे अयोध्या पार्लियामेंट हो, चाहे बस्ती पार्लियामेंट हो, चाहे संत कबीर नगर पार्लियामेंट, कोई भी अगल बगल पार्लियामेंट है, वो चाहे पीडीए के चक्कर में, चाहे गलतफहमी के चक्कर में, चाहे भ्रम के चक्कर में, चाहे वो देखिए राम सुरमणि जी अपने है वहां, ये सब हुआ था। रितेश पांडे को, अगर रितेश पांडे को, अच्छा, वर्मा समाज का अगर वोट नहीं मिला, लेकिन बीजेपी में बहुत सारे वर्मा है, देखिए उसके बाद भी नहीं मिला। देखिए एक चीज बता, वर्मा समाज, देखिए उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई जात के आधार पर कभी राजनाथ सिंह क्षत्रिय नेता नहीं डेवलप हुए, कभी अटल जी ब्राह्मण नेता नहीं डेवलप हुए, ये लोग राष्ट्र के नेता के रूप में डेवलप हुए हैं, राष्ट्र के नाम डेवलप हुए हैं। तो वर्मा समाज ने अपना कुछ सोचा होगा कि भाई भाजपा से अच्छा ये है, गलतफहमी, इसके नाते चले गए। और क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं को उतना प्रभाव नहीं होता जो बयार बहती है।
हवा बहता है। कैसे जात के आधार पार्टी बनी है, निषाद की पार्टी संजय निषाद, भरों की पार्टी ओम प्रकाश राजभर, वर्मा की पार्टी अनुप्रिया पटेल। लेकिन अनुप्रिया पटेल भी वर्मा को समर्थन नहीं दिला पाई, अपना स्वयं पाई ना भाजपा दिला पाई इस चुनाव में। तो नीतीश पांडे जी के जहाँ तक पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं ने उनका साथ दिया, एक बार विशेष था। तो एक तरीके से आपने ये क्लियर कर दिया किस तरीके से क्या वजह लगभग रहा होगा लोकसभा में हारने का। जैसे जो हमारे इसमें एक थोड़ा सा और रहा, भूल गए, जैसे चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के भी हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, हमारा कुछ नुकसान हो जाता है। आपके हिसाब से पुरानी पेंशन का जो वो है मुद्दा है उससे भी कुछ और परसेंटेज घटता है वो घटता है। लेकिन अब जो भी एक नई पेंशन नीति बनी है, उससे हमारे जो पुराने राज्य कर्मचारी थे जो पेंशन पाने के लिए संघर्ष करें, उनको मन के अंदर कुछ तसल्ली हुई है, वो विरोध की भावना भी कम हुआ है। इसके अलावा अब एक और विकास की बात करते हैं कि जनता जो है यहाँ बीजेपी को कटहरी में क्यों चुने। 5 ऐसे बड़े काम बताइए बीजेपी का जो अंबेडकर नगर में किया गया हो और खासकर कटहरी विधानसभा के लिए अलग से किया हो, जिससे जनता बीजेपी को वोट देने के लिए सोचे। देखिए 5 काम तो ऐसे हैं भी, आपके हिंदी पकड़िया में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, सरखने पड़ोस गांव है, वहाँ स्टेडियम का बजट भी आ गया और निर्माण भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कटहरी विधानसभा में एक पावर स्टेशन भी देने का काम किया है। उन्होंने कटहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य देने का भी दर्जा दिया है। कई पर्यटक स्थल भी, जैसे आपका सरवन क्षेत्र है, पर्यटक स्थल घोषित कर दिए, दरवन को भी पर्यटक स्थल, कई चीज का पर्यटक स्थल घोषित किए हैं। अब आप तो जानते होंगे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में करीब 1100-1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने कटहरी विधानसभा को दिया है। कोई ऐसा मुख्य मार्ग नहीं होगा जिससे जो गड़बड़ रहा होगा जीडीसी उसको अच्छे ढंग से निर्माण होगा, और तमाम नई नई सड़कें कोई भी शिलान्यास उन्होंने बाबा जी ने किया है। तो जहां तक विकास की बात है, कटहरी विधानसभा पे माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी के माध्यम से पर डे टेलीफोनिक टॉक्स करके क्या क्या आवश्यकता है कटहरी में, कहाँ सड़क बनना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ अस्पताल बनना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, पर डे की रिपोर्ट ले रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के माध्यम से भी वो अपना प्रयास करें। जैसे एक दिन जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा, हमसे कहा तमाम लोग उस कहे होंगे कि आप कोई 5 ऐसा पर्यटक स्थल बताइए और करीब 5-7 सड़कें दे दीजिए। तो हमने करीब 2 घंटे के अंदर दीजिए, तो हमने 5 पर्यटक स्थल को दे दिए, जैसे मनसापुर किटी और इसी से दे दिया, और 10 सड़कों का भी दे दिया। और दूसरे दिन मैंने डीएम साहब से मिला एक दूसरे काम से, तो हमने कहा डीएम साहब क्या हुआ, कहीं वो 100% स्वीकृति हो गई। तो जिससे हमसे कहे और इसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी कहे होंगे। तो विकास का जहाँ तक मामला है वो इसे भी देख लीजिए आप, गोसाईगंज से महारुआ, गोसाईगंज से भीटी आपके 2 सुर होते कि अच्छी सड़कें का निर्माण हुआ। तब कोई ऐसा आपका हिंदी पकड़िया जो रास्ता जा रहा है, इसको भी यादव नगर चौराहे से उसी टाइप का सरकार चौड़ी करके सुदृढ़ीकरण के लिए इंटरलॉक होगा। ये तो चुनाव के, मैं सोच रहा था कि कब बोलूं, ये तो चुनाव के समय का है ना, चुनाव कभी होने वाला है तो आकर के हमें दे रहे हैं। उसके पहले का आप बताइए, और अंबेडकर नगर का भी गिनाइए, कुछ बड़े प्रतिष्ठान, कुछ बड़े। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में बाबा जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, आप बेवाना 3 जगह G20 के जो हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों अपना पूंजी निवेश करने जा रहे हैं। आप तो जानते होंगे तमाम जमीन अधिग्रहित की गई है। हाँ, बेवाना के कॉरिडोर पे मैं जानता हूँ। हाँ, कॉरिडोर पे जानते हो। हाँ। बेवाना में है, राज्य सुल्तानपुर में है, और कॉरिडोर स्थापित होने से ऐसा नहीं कि सिर्फ अकबरपुर विधानसभा, वो कटहरी विधानसभा के लोगों को भी वहाँ रोजगार करने का एक अवसर मिलेगा, नौकरी भी उसमें मिलेगी, स्वयं का बिजनेस व्यवसाय का भी स्थल वहाँ होगा। सड़क की आपने एक बात की, लेकिन एक सड़क हमारे दिमाग में अभी भी है और वो सबके दिमाग में खटकता है, महारुआ से अकबरपुर की सड़क। उसमें सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क अभी तक तो था ही, सही है, बीते साल भर से था और उसके पहले भी था,
लेकिन बीच बीच में गड्ढा मुक्त का प्रोग्राम आया, गड्ढा मुक्त होने वाला, उसके बाद भी वो सही से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। बाबा जी की रैली थी, उस रोड से हजारों गाड़ियां आनी जानी थी, लेकिन फिर भी क्या प्रशासन या फिर संगठन किसी को नहीं दिखा कि इस रोड को सिर्फ गड्ढा मुक्त उस समय कर दिया जाए? नहीं, जहाँ तक वो महारुआ से जो अकबरपुर हाईवे सड़क है जो फतेहपुर से होकर के गया है, टांडाबादा गया है, निश्चित तौर पे बरसात को जब सीजन आता है, आप सारे लोग जानते हैं, जहाँ थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ, अगर बड़ी बड़ी टंकी जब उस पे ओवरलोड होकर के जाती है या लोड रहती है, तो बट नेचुरल अलकतरा जहाँ रहता है उसमें थोड़ा सा छीजन आता है और सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। और बरसात के बाद ही फिर उसका निर्माण होता है। हाँ, आप इधर जाकर देखिए कि जहाँ 150 गड्ढे थे वहाँ 10-5 तक सीमित रहे, उसका भी समतलीकरण हो रहा है। लेकिन जब रैली थी, अगर चाहते तो सरकार चाहे तो एक दिन में कुछ भी संभव है। हेलीपैड एक बीते 3 दिन में बन सकता है हिड़ी पकड़िया में, और पूरा टेंट लगाया जा सकता है, लाखों करोड़ों का सामान वहां पे आ सकता है। क्या एक दिन में सड़क नहीं बन सकती है? नहीं, एक दिन में सड़क तो बन सकती है, क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे को समतलीकरण किया जाता है। रैली थी, हजार गाड़ियां तो जरूर आई होंगी रैली में, और आई थी, बड़ी सभा थी और आई थी, हजारों से ज्यादा आई थी, लेकिन वो एक ही रास्ता नहीं था, इधर से भी आई थी, उधर से भी। हाईवे मेन जो कनेक्ट कर रहा था उस रोड को, मैं भी यही कहूँ, तो हाईवे जो मेन आनंद नगर से कनेक्ट कर रहा है रोड को, वो टांडाबादा वाला हाईवे है, और उसी आनंद नगर चौराहे पे बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े गड्ढे थे, कुछ पाटे गए थे, कुछ बच गए थे। तो ये कमियां थी, कमियां थी, दूर ये आप एक्सेप्ट करेंगे कमियां है कि नहीं? प्रशासन के साथ साथ मैं कह रहा हूँ संगठन को भी। नहीं, संगठन के लोगों ने शासन में कुछ संज्ञान दिलाया था, और जिला प्रशासन को संज्ञान दिलाया था। जिला प्रशासन ने उसमें पहल भी किया था, कुछ बन गया था, कुछ छूट गया था। अभी हाल ही में उसमें कुछ पैचिंग हुआ है, शायद आपने भी देखा। ऐसी पैचिंग हुई है कि फिर से वो 2-4 दिन भी नहीं लगेगा। पैचिंग नहीं हुई है, गिट्टी पड़ी हुई है, उस पर रोलर नहीं चला है, सिर्फ गिट्टी दिख रही है कि डाल दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचार भी तो नहीं है ऐसा? भ्रष्टाचार, जैसे मान लीजिए आप टी-शर्ट पहने हैं जी, इसमें किन्हीं कारणों से अगर कहीं कटिंग हो जाए जी, तो उसको जब फिर से सिलाया जाएगा तो चिन्हित होकर भी दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल ये कपड़ा फट गया था, इसका सिलाई हुआ। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर सड़क में पैचिंग होगी वो तो दिखेगा। लेकिन अगर हम इस पे टेप मार के चिपकाएंगे तो भद्दा दिखेगा, लेकिन अगर हम उसी कलर के धागे से अगर हमने सिल दिया तो शायद आप ना पहचान पाए, बहुत बारीकी से देखेंगे तभी जान पाएंगे। आप जाइएगा तो एक बार फिर से नोटिस करिएगा इस चीज को। आप पत्रकार हैं, आप बहुत बारीकी से देखे तभी देख पाए, बाकी आम जनता को, हम लोगों को ठीक लग रहा है। नहीं, एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक और सवाल है कि वैसे तो इस सवाल का लगभग आपने जवाब दे ही दिया कि ये लोकसभा क्यों हारी, विधानसभा क्यों हारी, तो आपके हिसाब से इस बार जैसे जो 5 विधानसभा हारी थी, तो 5 विधानसभा का क्या रीजन था बीजेपी का हारने का? देखिए, हम बताते हैं 5 विधानसभा। अब कटेरी शुरू करते हैं। हाँ, कटेरी शुरू करता हूँ। अवधेश द्विवेदी कटेरी के विधानसभा के प्रत्याशी थे, 2017 में पाए थे। 17 शुरू करूं? हाँ, 17 शुरू करिए। कटेरी का आप जानते हो, बीजेपी से आपने किसी का नाम लिया, जैसे सिपाही जी का नाम लिया। 17 के चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी बन रही थी और हो भी गया था। हम कैंडिडेट के बारे में नो कमेंट, लेकिन कुछ आपके बगले हिड़ी पकड़िया में हाँ, निषाद पार्टी के नेता अजय सिंह और लालजी वर्मा के शुभचिंतकों समर्थकों में झड़प हुआ, मारपीट तक की होने की स्थिति गुजरी है। और उसके बाद तमाम वर्मा उस चुनाव में लालजी वर्मा से निगेटिव थे। अच्छा, नाराज थे, उनको वोट नहीं देना चाहते, उनको हराने के लिए भाजपा को ही वोट देना चाहते थे। अच्छा, लेकिन जब ये झगड़ा हुआ तो न चाहने वाला भी लालजी वर्मा को चाहने लगा, वो वोट लालजी को दे दिया। और उसका सीधा उदाहरण मैं देता हूँ। ये कहा एक और निषाद नेता थे बसपा के, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। तो जो निषाद समाज से लड़ रहे थे, कुछ निषाद का भी वोट न चाहते हुए भी वो लालजी वर्मा को चला गया, मिला। अब मैं दूर नहीं, अपने गांव का बता रहा हूँ। मेरे गांव में आधा निषाद है, आधे में क्षत्रिय ब्राह्मण अनुसूचित बहुत कम है। एक घर वर्मा भी नहीं है, एक घर यादव भी नहीं है, मुसलमान 2 घर है।
लेकिन उसी निषाद का वोट जो अजय सिपाही मैंने निषाद पार्टी कैंडिडेट को मिलना चाहिए था, वो लाली वर्मा के मिल गया। वहां वो हमारे गांव से बीजेपी के बाद वो हो गए, ये तीसरे नंबर पे चले गए, तो एक हारने का कारण रहा बीजेपी को। अब 22 में आइए, 22 में ये स्थिति हो गई कि अभय दुबे पाए थे 78,000 बीजेपी के कैंडिडेट, फिर 22 में उनको 85,000 वोट, दोनों बार लगभग समथिंग उतने आसपास वोटते आ रहे हैं। हाँ, 85,000 वोट पाने में भी ये रहा कि लाली वर्मा का जो पहले की अपेक्षा आपकी बार वर्मा उनको ज्यादा मिला, और कुछ राज कर्मचारी पेंशन के शिक्षा मित्र वगैरह इनका भी नेगेटिव वोट लाली वर्मा को हर कास्ट का मिल गया था, जीत गए थे, वो मिल गया था, जीत गए थे। ये रहा जी। अब आइए अकबरपुर, अकबरपुर में भी रामांचल, चूंकि वो वहाँ का क्षेत्र भी अकबरपुर ऐसा है, चूंकि जात के आधार पर वहाँ सामान्य वर्ग कम है, हाँ, सामान्य वर्ग कम है, इसके नाते वो हमारे धर्मराज जी वहां से चुनाव हार गए। जलालपुर का था, सुभाष राज दूसरे दल से आए थे, भाजपा से लड़े। अचानक कोई किसी दल में आता है तो उसको स्वयं के जैसे कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना इसमें तो, और थोड़ा उसके पहले राजेश सिंह लड़ गए थे बसपा से, हाँ, राकेश पांडे जी लड़ गए थे सपा से, हाँ, तो कुछ न कुछ वोट हमारा वो भी कटा था। और जात के आधार पे जो मैंने कहा, जीत के आधार पर मैंने अभी जो कहा, सुभाष राज एक घर भूमिहार हैं, लेकिन वो चुनाव जीत गए थे 2019 में। अब की बार वो नहीं जीत पाए, भाजपा हार गए, चूंकि ये दो लोग हमारा वोट अपना काट दिए, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव रहा। आलापुर विधानसभा जहां तक की बात है, बट नेचुरल कोई 5 साल रहता है, अनीता कंवल जी 5 साल विधायक रहे, तो इच्छा परमपिता परमात्मा नहीं पूरा कर सकते, कोई जनप्रतिनिधि कैसे कर पाएगा, तो कुछ न कुछ नाराजगी के नाते माइनस हुआ। टांडा 63% आप जान ही रहे हैं, वहाँ 1.25 लाख माइनॉरिटी कोट है, और राममूर्ति वर्मा जी वर्मा वहां से लड़ गए, इसके नाते हमारा नुकसान हुआ है। लगभग आपने ये भी क्लियर कर दिया। अब आप यहाँ के विधानसभा के लोगों से कोई संदेश हो, कुछ कहना चाहेंगे कटेरी की विधानसभा के लोगों से? देखिए, कटेरी विधानसभा के लोगों से यही हमारा अनुरोध है कि अब की बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पे मतदान करें, जात के आधार पे न करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, उन्होंने जात के आधार पे कोई काम नहीं किया। सपा की सरकार रहती थी, आप लोग जानते हैं, लोहिया ग्राम के नाम से चयन होता था और उन्हीं गाँव में विकास होता था। अच्छा। उसी गांव में अधिक आवास मिलता था, उसी गांव में ज्यादा सड़कें होती थी, इंटरलॉकिंग सीसी रोड बनता था। बसपा सरकार में अंबेडकर जी के नाम पे गांव का चयन होता था, उन्हीं गांव का स्पेशल विकास होता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में चाहे जिस भी जात का हो, अगर उसके आवास नहीं तो आवास देने का काम किया है। चाहे जिस भी जात का है उसको शौचालय देने का काम किया है। चाहे जिस भी जात का है, अगर पात्र है, हकदार है, तो आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है कि चाहे जिस जात का अगर उसके पास 1 हिस्सा भी जमीन है, उसको भी 6,000 सालाना देने का काम किया है। गांव फ्री का खाद्यान्न, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस जात का, सूचित समाज का, मुस्लिम समाज का, यादव समाज का, वर्मा समाज को, क्षत्रिय, जो भी गरीब है उसको निःशुल्क भोजन देने का काम इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। तो कटेरी विधानसभा के लोगों से यही अनुरोध है कि जात के आधार पे नहीं बल्कि काम के आधार पे, विकास के आधार पे मतदान करें। और अगर बट नेचुरल है, कटेरी विधानसभा का विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो निश्चित तौर पे इसका सर्वाधिक जो और चारों विधानसभाएं, चाहे टांडा हो, चाहे अकबरपुर हो, चाहे जलालपुर हो, चाहे आलापुर हो, चाहे आपका अब तो गोसाईगंज के भी अपने हो गए हैं, इन विधानसभाओं के विकास से ज्यादा इस कटेरी विधानसभा का विकास होगा। क्योंकि इसमें विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। आपने
बहुत सारी बात कह दी, और जो भी हमारे विधानसभा के यहाँ कटेरी के वोटर हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से वो सहमत हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। आगे हम कभी और इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।